Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. जो मेरा पूरा सफर था सर वो काफी अप एंड डाउन वाला रहा। जैसे हर साल की तरह पिछली साल सर कोरोना आ गया था सर। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि जैसे अप्रैल मई में अपनी एसबीए की नोटिफिकेशन आएगी तो मैं अक्टूबर तक एग्जाम क्रैक करके लग जाऊंगा। बट जैसे 5-6 महीने आपका कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा, आप घर में वैसे ही बैठे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, एकदम अनएम्प्लॉयड हो, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग थी। बट मैंने उस टाइम को काफी यूटिलाइज किया, मैं प्रिपरेशन करता रहा और जैसे एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आई मैं उनको करता रहा। तो ये मेरा काफी डाउन वाला जो था अपना टाइम था। बट जैसे अभी एग्जाम्स होने लगे दिसंबर में और जैसे फिर उनके रिजल्ट्स आने लगे वो काफी मतलब दिल को खुश करने वाले थे। अब प्रीलिम्स में मेरे अच्छे स्कोर आ रहे हैं, मेंस में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो वो काफी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैं इस बार सभी एग्जाम्स क्वालिफाई करूंगा। इस सफर में नींद ऐसी खोई, हम न सोए रात भर, रात थक के सो गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल होता है उन लोगों का जो अपनी मंजिल के पीछे पागल होता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं और आखिरकार अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका नाम है तेजस गोयल, जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस क्लियर किए। तेजस जी ने अभी हाल ही में नैनीताल बैंक पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और सभी का ड्रीम जॉब एसबीआई पीओ, ये सारे एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। तो अपने एस्पिरेंट से लेके पीओ तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, ये उन्हीं के जुबानी जानेंगे। तो चलिए मैं आपको तेजस जी से मिलवाता हूं और उनके सफर के बारे में उन्हीं से जानते हैं। तो तेजस जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं टेस्ट बुक की प्लेटफॉर्म पे। तेजस जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब आपने रिजल्ट देखा और आपको रिजल्ट पता लगा तो आपका रिएक्शन क्या था, मतलब आपको अंदर से क्या फीलिंग आई थी, और आपने जब भी ये रिजल्ट अपने घर वालों को बताया तो उनका रिएक्शन कैसा? हालांकि ये आपका पहला सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं था, इससे पहले आप नैनीताल बैंक पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये सारे एग्जामिनेशन आप क्लियर कर चुके थे। तो इन सारे सक्सेसफुल रिजल्ट को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने के बाद उनका रिएक्शन कैसा? यस सर, मेरे पेरेंट्स काफी खुश हुए जब मैंने उनको रात को सर 10:30 बजे अपना एसबीआई का रिजल्ट आया। क्योंकि सर मैंने एक गैम्बल भी खेला था, क्योंकि मेरा नैनीताल पीओ का एग्जाम पहले ही क्लियर हो गया था, बट मैं उसमें ज्वाइन नहीं किया। मैंने वेट किया और मैंने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया, और तब फैमिली काफी खुश हुई जब मैंने बाकी के सभी के पीओज निकाले। मैंने नैनीताल बैंक पीओ ज्वाइन नहीं किया, बट मैंने एसबीआई पीओ ज्वाइन किया। तो फैमिली का काफी अच्छा रिएक्शन था जब एसबीआई पीओ का 10:30 बजे रिजल्ट आया। तो दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम द कस्टमर ऑफ एसबीआई, नाउ आई एम द एम्प्लॉय ऑफ एसबीआई, सो दैट्स वाज वेरी गुड थिंग फॉर मी एंड आल्सो फॉर माय फैमिली। यस, ओके, डेफिनेटली तेजस जी, क्योंकि आपने जो सपना देखा था और जिस सपने के साथ आपने प्रिपरेशन चालू किया था, तो सपने से हकीकत का सफर ये बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो जरा हम आपसे इसी सफर के बारे में जानना चाहेंगे, पर उससे पहले जरा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर मैंने मास्टर ऑफ साइंस किया इन मैथमेटिक्स में, उससे पहले मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। सर ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। ओके, तो मतलब इस एजुकेशनल बैकग्राउंड से होने के बाद कौन सी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से आपको लगा कि ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस देने चाहिए? यस सर, क्योंकि सर अभी हम देख रहे हैं कि ना डिफरेंट सेक्टर्स में ना जॉब काफी कम आ रही है, बट जो बैंकिंग है उसमें हर साल वैकेंसी कॉन्स्टेंटली आ रही हैं। तो उसमें जो एक एक्सपेरिमेंट का जॉब होता है कि अपने पास एक अच्छी स्टेबल जॉब चाहिए, वो स्टेबल जॉब एक बैंकिंग में आपको मिल सकती है। और आप 1-2 साल की प्रिपरेशन में आप इसको एग्जाम को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हो। तो ये एक ऐसी जॉब है जो आपका रेपुटेशन भी है, आपको स्टेबिलिटी भी है, तो इसको हर एजुकेशनल बैकग्राउंड में वो इसको सूट करती है। इसमें बैंकिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीकॉम वाले आते हैं, यहाँ पे बीटेक वाले भी एग्जाम ये देते हैं। तो ये बैंकिंग तो एक अच्छी जॉब है आई थिंक।
यस डेफिनेटली तेजस जी, बैंकिंग एक अच्छी जॉब है, रेपुटेशन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सारी चीजें जो किसी भी नए एस्पिरेंट को अपने करियर के लिए चाहिए होती है, सारी चीजें यहाँ पे मिलती है डेफिनेटली। तो अभी आपने ये जो एग्जामिनेशंस क्लियर किए, ये इस साल के एग्जामिनेशंस थे, क्या इससे पहले भी आपने कोई एग्जामिनेशंस दिए थे? इन शॉर्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट? यस सर। सर मैंने प्रेपरेशन सर अपने बैचलर्स के टाइम पे, बैचलर्स फाइनल में स्टार्ट कर दी थी, बट मेरा जो पहले फोकस था, मेन फोकस था, वो एसएससी की तरफ था। मैं एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहा था, बट एसएससी काफी अनरिलायबल था। वो 4-4 साल में रिजल्ट नहीं निकालता था, और उसमें जैसे एसएससी का एग्जाम देते थे, उसमें फाइनल में रिजल्ट में रह गया था 2018 वाले में। तो मैंने बैंकिंग में भी साथ साथ उसमें अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो लास्ट ईयर मेरे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले, तो इस साल मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, और इस साल मैंने सभी एग्जाम्स में क्वालिफाई किया। ओके तेजस जी, आपने जैसे अभी बताया कि लास्ट ईयर आपने एग्जामिनेशंस दिए और फिर Yes, sir. आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला और फिर आपने स्ट्रैटेजी चेंज की। तो ये आपने एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी चेंज की, ये आपसे थोड़ी देर में जानेंगे। पर उससे पहले मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि आपका ये जो सफर है, कि एक एस्पिरेंट से लेकर पीओ तक का सफर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सफर कैसा रहा? इसमें कुछ स्ट्रगल्स आए होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, तो जरा उन सब के बारे में हम जानना चाहेंगे। यस सर। सर जो मेरा पूरा सफर था सर, वो काफी अप एंड डाउन वाला रहा। जैसे हर साल की तरह पिछले साल सर कोरोना आ गया था सर। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि जैसे अप्रैल मई में अपनी एसबीए की नोटिफिकेशन आएगी, तो मैं अक्टूबर तक एग्जाम क्रैक करके लग जाऊंगा। बट जैसे 5-6 महीने आपका कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा, आप घर में वैसे ही बैठे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, एकदम अनएम्प्लॉयड हो, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग थी। बट मैंने उस टाइम को काफी यूटिलाइज किया, मैं प्रिपरेशन करता रहा, और जैसे एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आई मैं उनको करता रहा। तो ये मेरा काफी डाउन वाला जो था अपना टाइम था। बट जैसे अभी एग्जाम्स होने लगे दिसंबर में, और जैसे फिर उनके रिजल्ट्स आने लगे, वो काफी मतलब दिल को खुश करने वाले थे। अब प्रीलिम्स में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, मेंस में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो वो काफी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैं इस बार सभी एग्जाम्स क्वालिफाई करूंगा। ये मेरी गट फीलिंग थी इस बार। यस सर। ओके, तो ये आपने सिचुएशंस और नोटिफिकेशंस के बारे में बताया। आपकी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मतलब कई बार होता है ना कि कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको एक आध सब्जेक्ट बहुत ज्यादा परेशान करता है, या फिर कुछ लोग होते हैं कि जिनको पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती। ऐसे लोगों के कुछ अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपने उस पर ओवरकम कैसे? सर जो मेरा मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था जो इसमें था, वो था अपना मैथ्स का सब्जेक्ट, वो भी मेंस लेवल का। क्योंकि प्रीलिम्स लेवल में मैं अच्छा स्कोर कर रहा था, बट मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा कंसेप्चुअल थे, वो काफी लेंथी थे, वो मेरे को काफी समय नहीं आते थे। मैं लास्ट टाइम सिर्फ 2.5 नंबर स्कोर कर सका आउट ऑफ 60 इन आईबीपीएस पीओ मेंस। तो इस बार मैंने उसके लिए काफी ज्यादा प्रिपरेशन की कि मैंने मेन मैथ्स को फोकस किया कि मैं उसकी सेक्शनल कट ऑफ निकाल सकूं। तो इस बार मैंने मैथ्स की सेक्शन आउट ऑफ 60। तो इस तरह मेरे अपने चैलेंज को सर ओवरकम किया मैंने। ओके, बहुत बढ़िया। तेजस, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपका ये जो सक्सेस रहा, क्या इसमें टेक्स्ट बुक का किसी भी तरीके से रोल रहा, और अगर वो रोल है तो वो क्या रोल रहा? यस सर, टेक्स्ट बुक का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में मैंने टेक्स्ट बुक सिलेक्ट का कोर्स ले लिया, एसबीआई पीओ 2.0 कोचिंग। तो जैसे टेक्स्ट बुक ने इस बार एक नई फैसिलिटी लाया था कि उन्होंने एक टेक्स्ट बुक कोच की भी फैसिलिटी दी थी। तो जैसे अभी एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन नहीं आई थी, तो उस टाइम बंदा फिर भी डिमोटिवेट हो जाता है कि नोटिफिकेशन आई नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं। बट जो एसबीआई का अपना टेक्स्ट बुक का कोच था, वो आपको मतलब हर वीकली बेसिस पे आपको कॉल करता रहता था कि आपने प्रिपरेशन कितनी की, आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है। तो वो आपको काफी देर उसने रेगुलर होने में काफी हेल्प की। तो इस तरह टेक्स्ट बुक की काफी अहम रोल है मेरी सक्सेस में। ओके, सो दैट्स ग्रेट। ओके, तो यहाँ पर अभी मतलब सारा अपना प्रिपरेशन को लेकर ही बात कर रहे हैं हम। तो एक Yes. किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में जो सवाल आता है ना,
आपके सक्सेस के थ्रू हम वो जरा जानना चाहेंगे कि आपने अपना पढ़ाई का शेड्यूल कैसा रखा था, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट इसी को लेकर परेशान रहते हैं कि पढ़ाई का शेड्यूल क्या रखे, कैसे पढ़े चीजों को। खैर कैसे पढ़े इसके ऊपर तो हम आगे बात करेंगे, बट आपका शेड्यूल कैसा? यस सर। सर मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं सबसे पहले सर सुबह उठ के इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता था। न्यूज़पेपर मैं ऐसा करता था कि मतलब तकरीबन सारी न्यूज़पेपर पढ़ता था। जैसे उसमें एडिटोरियल पे मेरा खास फोकस था, जैसे मेरी वोकैबुलरी बनती थी उससे, तो मेरी रीडिंग स्किल्स बनती थी, ताकि मैं काफी फास्ट रीडिंग कर सकता था, जो मेरे को ना केवल इंग्लिश में बल्कि रीजनिंग और मैथ्स में भी काम आया, क्योंकि वहाँ पे भी लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो उसको रीडिंग करने के लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो जैसे शाम को और दोपहर को मैं टेक्स्ट बुक के लाइव क्वेश्चन लगाता था, और उसके साथ जैसे भी टेक्स्ट बुक के वो आते थे अपने क्विजेस अटेम्प्ट करता था। क्विजेस को मैं खास अपना इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि उससे आपको ऐसा होता था कि आपका एक कंपटीशन होता था आपके पीयर्स से कि उसमें से कौन टॉप 10 में आएगा स्कोर बोर्ड में। तो मैं तकरीबन कोशिश करता था, मैं हमेशा मैं टॉप 1 या टॉप 2 पोजीशन हासिल करने की कोशिश करता था। तो इससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलती थी कि मैं असली एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। यस सर, दैट वाज माय शेड्यूल। आई मतलब मैं सुबह भी पढ़ता था, दोपहर को भी, पर गैप्स में मैं लगातार नहीं पढ़ता था। उस जैसे मैंने गैप लिया, फिर मैं शाम को मैंने क्लासेस लगाई, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर मैं एक दिन में सर ऐसा नहीं था कि अकेला मैथ्स ही पढ़ रहा हूँ, मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था साथ साथ में। तो इससे मेरी काफी हेल्प हुई। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने आपके शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा जाना, जरा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि आपने सब्जेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे रखा। मतलब आप अपनी पढ़ाई में एक दिन का जो टाइम है, उस दिन में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, या आप किसी एक सब्जेक्ट पर ही फोकस करते थे? जैसा आपने बताया आप इंग्लिश रेगुलर बेसिस पे पढ़ते थे न्यूज़पेपर, बट मैथ्स, रीजनिंग और स्पेशली जीए, इन सब की प्रिपरेशन आप कैसे करते थे? एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ लिया, या फिर एक ही दिन में कुछ टाइम स्लॉट्स में सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए? तो कैसे स्ट्रैटेजी रहती है? यस सर, मेरा मेंस जो फोकस था वो था सर मैथ्स और रीजनिंग पे। मैं मैथ्स और रीजनिंग के सर डेली बेसिस पे स्लॉट्स में, जैसे आपने बोला, मैं स्लॉट्स में पढ़ता था। और जो जैसे अपना जीके का हो गया, जीके का मैं ज्यादा मतलब उसको लास्ट मंथ के लिए रखता था, कि जैसे लास्ट मंथ आएगा तो मैं उसमें रिवाइज करूंगा या फिर लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि जीके जो है वो एक मगअप करना है आपको, अफेयर्स वगैरह, तो उसको मैं लास्ट मंथ के लिए रखता था। बट जो मैथ्स और रीजनिंग है वो मेरा डेली प्रैक्टिस करता था, डेली कोर्सेज लगाना है और डेली उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देने, जो अपने मॉक्स देने, इस टाइप की मेरा स्केड्यूल था सर। ओके, तो आप जो मैथ्स और रीजनिंग के जो डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो इसमें आपने प्रीलिम्स और मेंस, इसमें कुछ ऐसा सेग्रीगेट किया था कि प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ो, मेंस के लिए अलग से पढ़ो? प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों की तैयारी आपने कैसे की? यस सर, जैसे कि मैं सबसे पहले जब लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, तब मैं पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं प्रीलिम्स के जब मैंने अपना टेक्स्ट बुक के प्रीलिम्स के कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया, तो टेक्स्ट बुक ने साथ में ही मेंस के भी कोर्स, मेंस की भी उसमें प्रिपरेशन साथ में थी। तो जैसे ही मेरी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई, मैंने उसकी एक दो मॉक लगा ली, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे को पता था जो मेन हर्डल आनी है वो मेंस में आनी है, तो मेरा फोकस तो मेंस पे भी था, साथ साथ ही था। ओके, तो मेंस एग्जामिनेशन में, मतलब आपने बताया कि प्रीलिम्स में स्कोर अच्छे आ रहे थे, ओके, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा था, तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है? अब आपने वो दोनों एग्जामिनेशंस दिए हैं, सक्सेसफुली क्लियर भी किए हैं, तो एज एक नया एस्पिरेंट किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए इन चीजों पे ध्यान रखो और मेंस के लिए इन चीजों पे ध्यान रखो? आपके हिसाब से किसी भी नए एस्पिरेंट को कहां पे फोकस करना चाहिए? यस सर, पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में बोलूंगा। प्रीलिम्स में ऐसा है कि सर जो आपको 35 क्वेश्चंस मिलते हैं 20 मिनट्स में, एक सेक्शन में, तो आपको उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। आपको उसमें से जो स्पीड और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप वो वाले क्वेश्चंस को करो पहले। जो आपके हार्ड क्वेश्चंस हैं आप उसको स्किप कर दो, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप इजी क्वेश्चंस करते रहो, क्योंकि कट ऑफ इतनी जाती है कि आप इजी क्वेश्चन से आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आप एक बारी हार्ड क्वेश्चन पे स्ट्रक हो जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो वो गिर जाता है और आप पूरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपको सिलेक्टिवली अप्रोच करना है स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। ये है प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी। और सर अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस में ऐसा है कि जैसे मेंस में आपको भागना नहीं है, मेंस में आपको पेशेंस के साथ सम को सॉल्व करना है।
क्योंकि मेंस में लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप 2 DIs भी बना लेते हो मैथ्स में तो आप इनफ स्कोर कर लोगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी और एग्जाम क्लियर करने के लिए भी। बट अगर आप उसमें भी प्रीलिम्स का अप्रोच लाओगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। यस सर। यस, तो तेजस जी आपने बताया कि प्रीलिम्स के लिए स्पीड और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो मैं यही जरा आपसे जानना चाहूंगा कि प्रैक्टिस के टाइम में खैर मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो यूजुअली क्या है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और एक्यूरेसी मिल जाती है, ये सब लोगों के साथ होता है। बट कहीं ना कहीं एस्पिरेंट जो है चैलेंज फेस करता है स्पीड लाने में, तो क्या ये आपके साथ भी हुआ था, और अगर हुआ था तो आपने ये चैलेंज कैसे फेस किया, स्पीड वाली प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे? यस सर। सर जैसे कि स्पीड वाली जो प्रॉब्लम है सर, उसमें पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है तो उसके बाद मैं प्रेफर करूंगा कि आप सेक्शनल मॉक्स दो, जो उसी एक सब्जेक्ट का एक मॉक दो, उसमें आपको 15 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने होंगे। तो आप उसमें से आप चूज करके क्वेश्चंस करोगे तो आपको फिर अच्छा पता लगेगा कि मैं स्पीड में कैसे इंक्रीज हो रही है। तो ये सर मॉक्स जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी स्पीड बनाने के लिए। ओके, मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो कि स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड की आदत डाले, टाइम के साथ प्रैक्टिस करना एस्पिरेंट को चाहिए। यस सर। ओके, सो ठीक है, अभी तेजस जी जरा मेंस के बारे में जानते हैं। मेंस में और एक टॉपिक है जो आपने पीओ वाले मेंस एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, तो वहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। यस तो सर। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने कुछ ऐसे स्पेशल एफर्ट्स लिए और क्या तैयारी की डिस्क्रिप्टिव के लिए, ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव अच्छे से क्लियर हो जाए? यस सर। सर डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई आपको स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती, बट आपको जो लेटर्स का होता है, लेटर्स का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि बिजनेस लेटर का क्या फॉर्मेट है और पर्सनल लेटर का क्या फॉर्मेट है। और जो एसेस के लिए जो एसे होते हैं वो बैंकिंग में सर करंट टॉपिक्स पे आते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको पता है आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। जैसे मेरे को आया था वर्क फ्रॉम होम, जैसे स्टडी फ्रॉम होम, दिस टाइप के टॉपिक्स थे। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स पता है, आपको सॉल्यूशंस पता है, तो आप आराम से एक अच्छा ऐसे बना सकते हो। यस। ओके, मतलब एसेस या डिस्क्रिप्टिव्स जो भी है, अगर कोई भी एस्पिरेंट करंट के टच में रहता है, करंट सिनेरियो के बारे में उसको अच्छे से पता है, तो उसको आसानी से टैकल कर सकता है। और बाकी लेटर के बारे में आपने बताया कि बस फॉर्मेटिंग है, बाकी सारी चीजें मतलब हो जाती है। चलो ठीक है, तो तेजस जी अभी तो हमने जान लिया मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, आपने मेंस एग्जामिनेशन में कैसे तैयारी की क्या। मेंस एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद पीओ बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू देना। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया, कौन कौन सी चीजें थी जिन पे आपने फोकस किया इंटरव्यू? यस सर। सर जो सबसे पहले मैंने इंटरव्यू पे फोकस किया वो था कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस जैसे मेरे पास पहले ही बहुत था, क्योंकि मैंने मेंस में अच्छे स्कोर किए थे। मेरे मेंस में अप्रॉक्स 20 मार्क्स अबव आते थे, तो मेरे को इंटरव्यू में ज्यादा फियर नहीं था। बट जो इंटरव्यू में मैंने फोकस किया वो था अपने सेल्फ पर्सनैलिटी पे। तो आपको एक कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस अपने बॉडी लैंग्वेज में झलकना चाहिए। और जैसे आपको अपने बायोडेटा पे वर्क कर रहा है काफी ज्यादा, जैसे आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए, आपको अपने शहर का, अपने स्टेट का अपनी नॉलेज होनी चाहिए, और आपकी हॉबीज क्या है। जैसे मैं अपनी एसबीआई पीओ की बात करूँ, मेरा इंटरव्यू पूरा मेरा हॉबी पे गया। ठीक है, मेरी हॉबी थी क्विजिंग। तो उन्होंने सर, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का होते हुए भी उन्होंने मेरे से पूरे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे, और मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आंसर किए, क्योंकि मेरी हॉबी थी। मैंने अलग अलग फील्ड्स के बारे में नॉलेज रखता हूँ। तो इस तरह आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, और आप कैसे एक बैंक को ऊपर लेके जा सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। तो इस तरह आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ओके, तो ये आपके हॉबीज के अलावा आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? जैसे मतलब कई बार एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके अलावा आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उस बैकग्राउंड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, तो जरा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यस सर। सर सबसे पहले तो पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपके नाम के रिलेटेड, आपके फादर मदर के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे कि अगर आप हॉबीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने अपनी हॉबी बताई क्विजिंग और रीडिंग न्यूज़पेपर, तो मेरे से करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस चल रहे थे कि आप कल न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा और उसमें क्या क्या चल रहा है। करंट अफेयर्स सर मस्ट है,
आप अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हो, क्योंकि बैंकिंग जो है वो कोई करंट पे डिपेंड करती है। हर हर दिन सर रेट्स चेंज हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आज आरबीआई ने क्या किया है। तो सर आपको करंट में काफी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस, आपको बेसिक्स आना चाहिए बैंकिंग अवेयरनेस का, आपको रेपो रेट, जो बैंकिंग के बेसिक्स आने चाहिए, वो आप इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्वेश्चन आस्क करता है कि नहीं करता है। बट उनको ऐसा होना चाहिए कि बंदे को थोड़ा सा बेसिक्स आता है, क्योंकि बाकी वो खुद आपको ट्रेन कर देंगे, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे खासा वर्क करना है। ओके, यस सो बढ़िया। इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आपने फेस किया कि कोई क्वेश्चन आपसे हुआ है और आपको उसका आंसर पता नहीं है? यस सर। सर जैसे अपने एसपीआई में था, वो उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होती थी। अगर आप एक क्वेश्चन आंसर देते थे तो उससे और ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं सिंपली कह रहा था आई डोंट नो सर, सॉरी सर। वो इतने में दोबारा वो आगे क्वेश्चन ही पूछते थे। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट देता है कि आप अपनी 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 जो गलती को ग्रेशियसली एक्सेप्ट कर रहे हो। यस, सो हाँ, कई बार क्योंकि एस्पिरेंट के दिमाग में भी यही चल रहा होता है, चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आया तो आंसर दे दिया, बट आंसर नहीं आया तो उसको कैसे टैकल करना। तो इसके बाद जरा जानते हैं कि आपने शुरुआत में बताया कि आपके प्रिपरेशन मतलब पूरा अप एंड डाउन रहा है। यस सर। प्रिपरेशन का फेज, तो आपके प्रिपरेशन में जब आपको पहला फेल्यूर मिला या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे कि जिनकी वजह से आपको थोड़ा बहुत लो फील हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत डाउन हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या रिएक्ट किया और उन सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या माइंडसेट रखा, क्या एफर्ट्स? यस सर। सर जैसे कि मेरे में काफी डाउन्स आए थे, बट जो ऐसा था कि मेरा एक फ्रेंड पहले ऑलरेडी एसबीआई प्योर लगा हुआ था, तो मैं उसको कॉल करता रहता था। वो मेरे को बताता था कि कोई बात नहीं, तुम्हारा एग्जाम जरूर क्लियर होगा। तो उसने मेरे को काफी मतलब मोटिवेट किया। जैसे मेरा काफी लो टाइम चल रहा था, मैं उसको फोन करता था कि उसने कहा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स ने भी सर काफी मोटिवेट किया कि अगर तुम सारा दिन पढ़ रहे हो तुम्हें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो ऐसे मेरा सर जो कॉन्फिडेंस था वो फिर से वापस आने लगा और मैं मॉक्स देने लगा। मॉक्स में मैं अच्छा स्कोर कर रहा था। मेरे को बस वेट था जो एग्जाम की नोटिफिकेशन आने का, और उसके बाद सर सब कुछ अपने आप होता चला गया सर। इट वाज सो स्पॉन्टेनियस। ओके, बहुत बढ़िया। ओके तेजस जी, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा हुआ है, होता है अक्सर, कि लोग अपनी मंजिल तो फिक्स कर लेते हैं और मंजिल फिक्स करने के बाद उस मंजिल तक पहुंचने के लिए शुरुआत के दिनों में एफर्ट्स भी बहुत लगाते हैं, बट वो एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है, जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो नहीं आ पाती। और शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से मतलब सभी लोग सक्सेस तक नहीं पहुंचते। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो आपने जो टारगेट रखा था, आपने जो ड्रीम देखा था, उस तक पहुंचने के लिए क्या आपका ऐसा मोटिवेशन था जो आपको कंसिस्टेंट बने रहने में मदद करता था? यस सर। सर मेरे अकॉर्डिंग सर आपको ना हमेशा अपने ऊपर और अपने नीचे दोनों तरफ देखना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई अच्छा एग्जाम्पल है जिसने पहले भी कोई एग्जाम क्रैक किया हुआ था, उसको अपना मोटिवेशन मान के चल सकते हो। और दूसरा, आपको थोड़ा सा डर भी होना चाहिए कि अगर मैं एग्जाम ना क्लियर हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। आपको अपने नीचे देखना चाहिए कि जैसे हमारे लेबर्स हैं सर, जो लेबर हैं वो 10,000 महीना में काम कर रहे हैं और इतना ज्यादा ईंटें पत्थर ढोते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर हम आज प्रिपरेशन नहीं करेंगे, अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, तो कल को हमारा भी ऐसा ही कुछ हाल होगा प्राइवेट सेक्टर में। तो इसलिए ये चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे भी देखोगे और ऊपर भी देखोगे अपने ऊपर तरफ, तो आप सोच सकते हो आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे और एग्जाम जरूर क्वालिफाई करोगे। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया तेजस जी। तो अभी इतने सारे एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद फाइनली आपने ज्वाइन अभी किस में किया है? एसबीआई पीओ होगा? यस सर, एसबीआई पीओ। तो अभी आपको ब्रांच अलॉट हुआ है या होने? सर ब्रांच अलॉट हो गया सर। तो कहाँ पे ब्रांच अलॉट हो गया सर? सर अंबाला सिटी में। अंबाला सिटी में? यस सर, हरियाणा। ओके, बहुत बढ़िया तेजस जी। तो अभी मतलब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी आप एसबीआई पीओ मतलब एसबीआई में ही ग्रोथ करना चाह रहे हैं या फिर और कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पे फोकस? सर मैंने एसएससी का भी एग्जाम दिया हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो मैं उसका भी रिजल्ट अभी वेट करूंगा कि उसमें मैं अगर अच्छी पोस्ट पे जा सकता हूं तो मैं उसमें भी जाने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं एसबीआई पीओ में भी आगे ग्रोथ करूंगा। जैसे मेरे को आगे करियर अपॉर्चुनिटीज जिसमें बढ़िया लगेंगी मैं सर उसमें स्किप कर सकता हूँ। ओके, तो बहुत बढ़िया तेजस जी। तेजस जी, अभी आप जिस मकाम पे पहुंचे हो उस मकाम पे पहुंचने के ख्वाब बहुत सारे लोग देखते हैं,
और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग एफर्ट्स ले रहे हैं और बहुत सारे लोग स्ट्रगल। तो मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इन सभी लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? एक आपका एडवाइस कीजिए, एडवाइस बोलिए या फिर मैसेज बोलिए, क्या होगा इन सभी के? यस सर। सर मेरे 2-3 मैसेज होंगे। सबसे पहला मैसेज है सर, वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। दूसरी है सर, नेगेटिविटी से दूर रहना, क्योंकि जो हमारे आसपास है काफी नेगेटिविटी फैली हुई है। जो पॉजिटिविटी देने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे लाइफ में, जो आपको कहेंगे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप 1-2 बार फेल भी होते हो तो साथ वाले बोलेंगे कि एग्जाम छोड़ दो, बट आपको प्रेपरेशन करते रहना चाहिए। जैसे मेरे साथ वाले में भी कई ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स देखे, जब मैं इंटरव्यू देने जाता था लोगों के साथ, लोग अपने 6th अटेम्प्ट में भी, लास्ट 30 ईयर की एज हो गई है, वो लास्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकाल रहे हैं। तो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर एक स्टेप्स होना है जिसपे आप चढ़ के ही आप सक्सेस तक पहुंचोगे। तो छोटे छोटे फेलियर से आपको घबराना नहीं है। आपको पॉजिटिव माइंड के साथ वर्क करना है और वर्क हार्ड करना है, ऑनेस्ट एफर्ट लगाना है, तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे। यही मेरी एडवाइस है सर। ओके, सो बहुत बढ़िया तेजस जी। तो चलिए तेजस जी, आपके इस टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं आपकी आगे की जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट विशेस देता हूँ। सो थैंक यू सो Thank मच you, sir. फॉर joining with us and sharing your valuable experience with our aspirants. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.